आप भी कहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए और आप वही बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपको अपोज करती है। वो ये कहते हैं कि जब मोदी जी चाहेंगे तब रियासत मिलेगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लोग सच में रियासत का दर्जा नहीं चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर का आवाम तो चाहता है रियासत का दर्जा मिल जाए। तो इसका मतलब आपका फेलियर है। अब 10 साल फेल हो चुके, 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। ये बताइए कि आप भाजपा के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते होंगे असेंबली के बाद, उनकी जाती राय क्या होती है? देखिए, पार्टी भक्ति ही नहीं इनकी खत्म होती तो देशभक्ति कहां से निभाएंगे? ये बताइए कि जम्मू के लोगों की बात, जम्मू के ये बीजेपी के एमएलए कर रहे हैं, 29 विधायक हैं, अगर जम्मू के लोग खुश इनसे नहीं है, फिर इनको सीट कैसे मिली? देखिए, ये जम्मू के लोगों की बात नहीं कर रही है, आप गलत फहमी अपने दिमाग से। मैं बताता हूँ क्यों लोगों के खिलाफ जाके आज बोल रहे हैं कि हमें रो बेल लगाना है। किसके आर्डर हैं, किसके आदेश हैं? लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से अभी आवाजें उठ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप उसके सपोर्ट में या अपोज में? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? हम आगे हिंदुस्तानी हैं। कौन कहता है हम हिंदुस्तानी नहीं है? ये देश जब जब बटा तब तब कटा। ये बताइए कि आपने कहा कि इनके साथ लोग नहीं है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं? अभी कश्मीरी लोग बाहर कुछ काम करने जाते हैं, वहाँ उनको हैरेस किया जाता है, भगवा लेके उनको हैरेस किया जाता है। वो कौन लोग हैं? वो किस तरह होते हैं मैनिपुलेटिव? देखिए, ये चीज इन्होंने पूरे देश में ऐसे फैलाई कि हमारे लोगों की बाहर एक पहचान बन गई कि जनाब ये एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं। लेकिन एक सवाल मुझे याद आया इस पे, जब अपने मंदिर की बात की, इलेक्शन के दौरान इन्होंने एक स्लोगन दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, उसको किस तरह देखते हैं? रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम लंका पे कब्जा कर सकते थे, राजा तो मार दिया था, लेकिन रावण को मारने के बाद लंका के बीच में पांव तक नहीं रखा भगवान श्री राम ने। रावण एक पंडित था और बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन वो अपने कर्मों की वजह से मार खा गया। आज का रावण कौन? इंटरव्यू के पहले ही बात की वाजपेयी साहब की, लेकिन जो आज की सियासत है, जो पीएम मोदी की भाजपा है, उसको किस तरह देखते हो? सियासत किस तरह हो रही है देश में? देखिए, बहुत फर्क है। ये रेपिस्ट है, ये क्रिमिनल है, ये करप्शन में फंसा है, और बाद में उसी को अपनी सरकार के बीच में लेके मंत्री का ओहदा देके गले में पटका डाल के उसको आपने क्लीन चिट दे दी। पहली बार एमएलए बने इस बार आप, इससे पहले आप मुलाजिम थे, कैसे आप सियासत में आए? और एक वक्त ऐसा था जब मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी मुझे सुसाइड करने का भी आता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि अगर यार मरना ही है तो कुछ करके मरते हैं ना। एक जवाब देंगे इन सियासतदानों को। आज देश किसके हाथों में सुरक्षित है, राहुल गांधी या पीएम मोदी? इतने वार हुए, मैं कहता हूं जनाब उसकी जगह कोई और होता, सरेंडर कर गया होता। लेकिन भाजपा के लोगों ने, खासकर एलओपी ने कहा, बजट जब आपने पेश किया उसके बाद कहा कि ये डिस्गस्टिंग बजट है, डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ धोखा है जम्मू कश्मीर के। देखिए, उनको अपोजिशन करनी है, उनके आगे सोने का महल भी बना के रख देंगे ना, वो उसमें भी कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अब जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो भी अब मज़हब का शिकार हो गई। किस तरह देखते हैं? कल को जब हमारी अगली जनरेशन आएगी, वो क्या सोचेगी इस तरह का माहौल बना देश में? देखिए, भगवा झंडा पकड़ के अगले को बोलता है कि जय श्री राम बोलो। अब आप सही हिंदू हैं या वो सही हिंदू जो अगले को ज़बरदस्ती बुलवा रहा है? देखिए, किस तरह देखते हैं बजट को आप? क्योंकि आप इससे पहले मैंने आपकी स्पीच सुनी, पहली स्पीच जब एमएलए बने, आपने कहा मैं भी एक नौजवान था जो नौकरी करता था, उसके बाद मैंने प्रोटेस्ट किया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आप बाखूबी से दर्द समझते होंगे एक बेरोजगार नौजवान की, एक डेली वेजर। गरीब हिंदू भी है, गरीब मुस्लिम भी है, गरीब राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, महाजन भी है, एससी कैटेगरी के भी हैं, एसटी कैटेगरी, हर एक तबके का आदमी गरीब है। लेकिन आप पे ये इल्ज़ाम लगते हैं कि जो आपकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बार 28,000 जॉब्स देंगे, वो जॉब्स भी वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। इनने कहा कि ये जॉब्स के भी झूठे वादे कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आउटसोर्सिंग कंपनीज रखी हैं उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सीएम साहब ने जब एनएलयू पे बड़ी डिमांड थी कि एनएलयू जम्मू में दी जाए, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि अगर हम एनएलयू यहाँ पे दे दें, वो आप उसको भी बंद करा देंगे, कल को मुस्लिम बच्चे उस पर आए। जो कटरा एमबीबीएस कॉलेज बंद हो, उसको किस तरह देखती है, और एनएलयू की डिमांड हो किस तरह देखती है? लेकिन ये बताइए कि आपकी जो जिस सरकार का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि फेज्ड मैनर में डेली विजन को रेगुलराइज करेंगे। बिल्कुल। अब आप पे इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि फेज्ड मैनर में, तो एलजी भी बोल रहे थे कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, अब आप भी एक ये देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डेली वेजरों का गुस्सा जायज़ है। वो आज से जहाँ पिछले 1 साल से इंतज़ार नहीं कर रहे, जनाब रिटायर्ड हो गए हो। जम्मू कश्मीर में बजट सेशन चल रहा है और बजट में जम्मू कश्मीर के युवा, जो बेरोज़गार नौजवान हैं, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर वर्कर्स और जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट में कुछ सुनाया जाएगा। मेरे साथ एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह बात करने के लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं बजट को आप? क्योंकि आप
इससे पहले मैंने आपकी स्पीच सुनी, पहली स्पीच जब एमएलए बने, आपने कहा मैं भी एक नौजवान था जो नौकरी करता था, उसके बाद मैंने प्रोटेस्ट किया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आप बाखूबी से दर्द समझते होंगे एक बेरोज़गार नौजवान की, एक डेली वेजर की। क्या उनकी बातचीत इस बजट में होगी, उनके मसले हल हो जाएंगे? देखिए, ये यूटी के बीच में लाया गया जम्मू कश्मीर का पहला बजट है। इससे पहले जितने बजट्स आए स्टेट के बीच में आए, ये यूटी का बजट है और काफ़ी बेहतरीन बजट है। हम उम्मीद जिस तरीके की लगा रहे थे उसी उम्मीद पे खरा उतरने वाला बजट है। एक आम आदमी को, एक गरीब तबके के आदमी को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कहा जाता है कि लाइन में खड़ा, आखिरी में जो खड़ा है वहाँ तक फैसिलिटीज़ पहुँचनी चाहिए। आखिरी में जो खड़ा है वो सबसे गरीब तबके का है, और गरीबी किसी की जात या किसी का धर्म देख के नहीं आती। हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कैटेगरीज में कि इन कैटेगरीज के लोग गरीब हैं। गरीब हर कोई है जनाब, गरीब हिंदू भी है, गरीब मुस्लिम भी है, गरीब राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, महाजन भी है, एससी कैटेगरी के भी हैं, एसटी कैटेगरी, हर एक तबके का आदमी गरीब है। गरीबी को जात पात में नहीं तोड़ना चाहिए, और उस जात पात और धर्म से ऊपर उठ के उमर साहब ने गरीबों के लिए ये बजट लाया है। उसमें हर जाति और हर बरादरी का जो बच्चा महरूम रह गया कैटेगरी की वजह से, जो गरीब कैटेगरी की वजह से महरूम रह गया, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उस भी आदमी को इस बजट में इंक्लूड किया गया है फ्री एजुकेशन के लिए, चाहे वो स्कूल की है चाहे वो कॉलेज की है। लेकिन भाजपा के लोगों ने, खासकर एलओपी ने कहा, बजट जब आपने पेश किया उसके बाद कहा कि ये डिस्गस्टिंग बजट है, डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ धोखा है जम्मू कश्मीर के। देखिए, उनको अपोजिशन करनी है, उनके आगे सोने का महल भी बना के रख देंगे ना, वो उसमें भी कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपोजिशन में है। आज के वक्त में हेल्दी अपोजिशन नहीं रही है। आज के वक्त में अपोजिशन करनी ही है। आज के वक्त में आप कुछ भी कर लो, उनको अपोजिशन करनी है, तारीफ नहीं करनी। वो वक्त चले गए जनाब, जब हम देखते थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, और वो खुद कहते थे कि मैं जब बोलता था, सरकार के खिलाफ बोलता था, तो नेहरू जी भी मेरी आके तारीफ किया करते थे। और जब अपोजिशन पार्टी के कोई बड़ा अच्छा बोलते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी उनकी तारीफ किया करते थे। वो वक्त था, आज वो वक्त नहीं रहा। आज अपोजिशन का मतलब है कि आपको अपोजिशन करनी ही करनी है, क्रिटिसाइज करना ही करना है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। अगर एक गरीब तबके के आदमी को जात पात और धर्म से उठ के एक फ्री एजुकेशन देने की बात की जा रही है, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें क्या बुराई है? सबसे बेहतरीन चीज है। ऑर्फन बच्चे जिनके माँ बाप नहीं रहे, अगर उनको 4,000 रुपया देने की बात की जा रही है तो उसमें गलत क्या है? गरीब तबके के आदमियों को अगर 6 सिलेंडर देने की बात की जा रही है तो उसमें गलत क्या है? हैंडीकैप्ड लोगों को अगर फ्री बस सर्विसेज दी जा रही है तो इसमें गलत क्या है? क्या चीज है, मुझे बताइए। हिली एरिया अलाउंसेस, जो पहाड़ी इलाके में काम करेंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं पहाड़ी इलाके में जॉब करने जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा हिली अलाउंसेस, क्योंकि घर बार छोड़ के टफ कंडीशन में जाएंगे, उनको दिया जाएगा। इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये बताइए कि आपकी जो जिस सरकार का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि फेज्ड मैनर में डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। बिल्कुल। अब आप पे इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि फेज्ड मैनर में, तो एलजी भी बोल रहे थे कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे। अब आप भी एक ये देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि उनकी बातों को, जो उन्होंने बोले, जो आज तक इससे पहले बातें बोली गई, उन्होंने खुद इस चीज़ को माना है, उस सरकार ने, कि वो चुनावी जुमले होते हैं हमारे, हम जुमलेबाजी करते हैं। उनके यहाँ ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते। इससे पहले उन्होंने 370 और स्टेट तोड़ने से पहले वादा किया कि खुशहाल जम्मू कश्मीर मिलेगा, मिलिटेंसी फ्री जम्मू कश्मीर मिलेगा, ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसमें से एक भी चीज मुझे बता दो जो इस 10 साल में हमें मिली। क्या ड्रग फ्री सोसाइटी मिली? आज जाइए, घर घर में ड्रग्स चिट्टा पहुंचा हुआ है। क्या बेरोजगारी के अवसर मिले बच्चों को? बेरोजगारी आज जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पे है, और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है बेरोजगारी पे। क्या 370 और स्टेट टूटने के बाद मिलिटेंसी खत्म हुई? कश्मीर में अगर पत्थरबाजी खत्म हुई तो सबसे ज्यादा मिलिटेंसी है जम्मू में बढ़ी। उधमपुर में इनकाउंटर हो रहे हैं, मेरे बनी में 5 बार इनकाउंटर हो गए, कठुआ हीरानगर में इनकाउंटर्स हो रहे हैं। आज बाहर के लोग यहाँ पे जो बसे हुए हैं, चेन स्नैचिंग में इन्वॉल्व हैं, रेप में इन्वॉल्व हैं, मर्डर में इन्वॉल्व हैं, किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं। जो बाहर के बांग्लादेशी और रोहिंग्यास जिनके ऊपर ये इतना इश्यूज बनाते थे, क्यों नहीं निकाले इन लोगों ने? क्यों बसा के रखे इन लोगों ने? अभी तक क्यों रखे हैं? आज तक उनके वोटर कार्ड बन गए,
उनके राशन कार्ड बन गए, उनके डोमिसाइल बन गए। तो जनाब कौन से वादे इनके हम यकीन करें। लेकिन इस सरकार ने ये यूटी की हालात में बने, जो उन्होंने वादे किए, वादे पूरे करने की तरफ बढ़ रही है। चाहे फ्री बस सर्विसेज की बात की जाए, चाहे 6 सिलेंडर देने की बात की जाए, चाहे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की जाए, अगर ये अपने वादों की तरफ पूरे बढ़ रहे हैं तो इनके वादों पे हम विश्वास कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये बात बोली है कि उन लोगों को, डेली वेजरों को फेज मैनर में परमानेंट किया जाएगा, तो मैं ये भी अपील करूंगा, और हमने बात की है और आने वाले वक्त में भी किया करूंगा, कि वो फेज मैनर में डिले ना किया जाए। जल्दी से जल्दी उनको रेगुलाइज्ड पॉलिसी बना के फ्रेम करके उनके सामने लाया जाए कि किस तरीके से फेज मैनर में वो परमानेंट होने जा रहे हैं, ताकि, और वो सही है अपनी जगह। डेली वेजरों का गुस्सा जायज है। वो आज से, जहां पिछले 1 साल से इंतजार नहीं कर रहे जनाब, रिटायर्ड हो गए, वो रिटायर्ड हो गए, घर चले गए। मेरे इलाके के लोग रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट में कुछ नहीं मिला, पिछले कई सालों की उनकी सैलरी तक उनको रिलीज नहीं हुई, खाली हाथ चले गए वो बेचारे लोग। उनका दर्द है एक, जो जेन्युइन दर्द है, जो हमें समझना पड़ेगा। हम सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, हम इंसान हैं उससे पहले, और दूसरे इंसान का दर्द अगर हम नहीं समझ सकते तो खुद को इंसान नहीं कह सकते। और मैं उम्मीद करता हूं अगर सीएम साहब ने एश्योर किया है तो वो अपना वादा पूरा करेंगे, और अगर इसके लिए आवाज उठानी पड़ी असेंबली में, हम उठाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले कोई एक अच्छी पॉलिसी, राहत की पॉलिसी डेली वेजर के लिए जरूर आएगी, जिनसे उनको राहत जरूर मिलेगी। ये बताइए कि आप भी कहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और आप वही बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपको अपोज करती है। वो ये कहते हैं कि जब मोदी जी चाहेंगे तब रियासत मिलेगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लोग सच में रियासत का दर्जा नहीं चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर का आवाम तो चाहता है रियासत का दर्जा मिल जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये कहते हैं कि यूटी का कार्यकाल और जो इनकी सरकार का कार्यकाल रहा वो जम्मू कश्मीर का बेहतरीन वक्त था। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बदल दिया, जम्मू कश्मीर को नॉर्मल कर दिया, तरक्की की राह पे लेके आए हैं। तो जब आपने जम्मू कश्मीर को बदल दिया, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म कर दी, सब कुछ नॉर्मल कर दिया, तो फिर स्टेटहुड क्यों नहीं देते? लेकिन जब स्टेटहुड की बात करते हैं तो कहते हैं अभी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। तो पहले आप ये बताइए, अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो इस 10 साल में आप कर क्या रहे थे फिर? अब 10 साल में वो कंडीशन नॉर्मल नहीं कर पाए, इसका मतलब जहां तो आप मान लीजिए कि 10 साल में हम फेल हो चुके जम्मू कश्मीर को उस कंडीशन पे लाने के लिए जिस कंडीशन में स्टेटहुड मिल सकती है, क्योंकि आप ही तो संभाल रहे थे ना पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर को। और अगर 10 साल संभालने के बाद भी आप जम्मू कश्मीर को उस तर्ज पे नहीं ला सके, एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे पाए, जम्मू कश्मीर को डेवलप नहीं कर सके, जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच जो आपको लगता है स्टेटहुड के लायक नहीं थी, अगर उस सोच पे आप नहीं ला पाए तो इसका मतलब आपका फेलियर है। अब 10 साल फेल हो चुके, 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, और अगर आपने कुछ किया है, नॉर्मल किया है, स्टेबल किया है, तो फिर स्टेटहुड दो। ये बताइए कि आप भाजपा के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते होंगे असेंबली के बाद, उनकी जाती राय क्या होती है? देखिए, वो खुद चाहते हैं कि स्टेट मिले, वो खुद परेशान हैं, वो इस चीज से खुद परेशान है। मैं दिली तौर से कह रहा हूं, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब भी हम बैठते हैं वो खुद परेशान है, इस बाबू कल्चर से परेशान है, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है। वो खुद कहते हैं जनाब असेंबली में खड़े होकर कि हमें 26 जनवरी में झंडा तक फहराने की इजाजत नहीं दी जाती। वो खुद कहते हैं कि हमारे ऑफिसर नहीं सुनते, हमारा डीसी नहीं सुनता, हमारे सेक्रेटरी नहीं सुनते। तो कि ये क्या है? ये यूटी की ही देन है। वो खुद तो परेशान है, खुद तो असेंबली में बोलते हैं कि महाराज प्रोटोकॉल नहीं रहा। आपका प्रोटोकॉल खत्म किसने किया? आप लोगों ने ही तो किया अपना प्रोटोकॉल। आज आप एक बड़े रैंक से आप सिपाही के रैंक पे आ चुके हो, ये उस चीज को, लेकिन विवश हैं जनाब, नहीं बोल सकते, मजबूरी हैं उनकी मजबूरी है, नहीं बोल सकते। वो अपने आकाओं के खिलाफ, इस बाबू कल्चर के खिलाफ नहीं बोल सकते, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते। पार्टी भक्ति है, पार्टी भक्ति छोड़ेंगे तो देशभक्ति निभाएंगे ना। पहले पार्टी भक्ति ही नहीं इनकी खत्म होती तो देशभक्ति कहां से निभाएंगे? ये बताइए कि जम्मू के लोगों की बात, जम्मू के ये बीजेपी के एमएलए कर रहे हैं, 29 विधायक हैं, अगर जम्मू के लोग खुश इनसे नहीं है फिर इनको सीट कैसे मिली? देखिए, ये जम्मू के लोगों की बात नहीं कर रही है, आप गलत फहमी अपने दिमाग से, मैं बताता हूं। ये पार्टी की बात करते हैं, ये बीजेपी की पार्टी की बात करते हैं, ये पार्टी भक्त हैं ये लोग, ये जम्मू की बात नहीं करते। अगर जम्मू की बात करते, आज कटरा के लोगों की बात करते ये लोग, आज पूरा कटरा शहर लोग सड़कों पे है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं उनकी? आज क्यों सबके मुंह बंद सिले हुए हैं? क्यों लोगों के खिलाफ जाके आज बोल रहे हैं कि हमें रो बे लगाना है? किसके आर्डर हैं, किसके आदेश हैं? सारा कटरा शहर चाहता है कि श्रद्धालु चाहते हैं कि उस मार्ग को
के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाए। रोबे क्यों नहीं कर रहे आज उन लोगों की बात? आज किसकी बात कर रहे हैं? चंद पूंजीपतियों की, चंद कॉन्ट्रैक्टरों की और पार्टी की बात कर रहे हैं। ये पार्टी के भक्त हैं जनाब, पार्टी की बात करते हैं। और हमारे जम्मू के लोग, हम डोगरे लोग जो है ना, इमोशनल लोग हैं, हम दिल से सोचते हैं लोग, हम बड़े भावुक लोग हैं। जब बात आती है इलेक्शन की, हमें धर्म के बीच में उलझा दिया जाता है, हमें देश हित में हमसे वोट मांगा जाता है। कोई मिलिटेंट अटैक हो गया, पहलगाम में अटैक हो गया, उस पहलगाम में अटैक में हमारे जवान शहीद हो गए। उन शहीदों के नाम पे जब हमसे वोट मांगे जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। उस वक्त उनकी बातों में आके हम उनको वोट दे देते हैं और हमें लगता है कि यही लोग हैं जो हमारी बात करेंगे। लेकिन एक बार इनकी सरकार जब बन जाती है, जब ये सत्ता में आ जाते हैं, फिर अपना असली रूप ये दिखाते हैं। जम्मू के लोगों से आपने बात की कि किस इनको वोट क्यों देते हैं और वोट के बाद क्या उनकी फीलिंग? मैं बता रहा हूं ना, जम्मू इसी ही इशू पे इनको वोट दे देता है। हम लोग मोदी के पर्सनल फैन हैं, मोदी साहब के हम फैन हैं। हम लोग मोदी साहब के नाम पे, और मोदी साहब जब आते हैं, वो जब देश हित में वोट मांगते हैं, हम दे देते हैं। जब आर्मी के जवानों पे अटैक होता है, जब आर्मी के जवान शहीद होते हैं, हम मोदी साहब के कहने पे वोट दे देते हैं। लेकिन इनका असली चेहरा इनके जीतने के बाद पता चलता है कि हमने क्या कर दिया और ये क्या निकले। हम क्या उम्मीद लेके इनको वोट दे रहे थे, लेकिन उस वोट देने के पीछे भी हम लोगों की नीयत और इरादे यही होते हैं कि ये लोग असेंबली में जाएंगे, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल की बात करेंगे, ये हम डोगरों की बात करेंगे, डोगर रियासत की बात करेंगे। लेकिन अफसोस तब होता है जब ये असेंबली में जाके किसी और मुद्दों पे लड़ाई झगड़े करते हैं, जब लोगों के मुद्दों को दरकिनार करके अपने पर्सनल मुद्दों पे, इश्यूज पे बात करते हैं। इंटरनेशनल बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, बड़े बड़े अमेरिका की बात की जाएगी। जम्मू इनसे संभला नहीं जाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से संभली नहीं जा रही। बात करेंगे सीएम एनसी पार्टी के मैनिफेस्टो पे। अरे भाई, वो एनसी का मैनिफेस्टो है। एनसी के मैनिफेस्टो को जम्मू के लोगों ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने जम्मू वालों को वोट एनसी के मैनिफेस्टो पे नहीं दिया, एनसी के मैनिफेस्टो पे वोट दिया कश्मीर वालों ने। जम्मू वालों ने आपके मैनिफेस्टो पे वोट दिया है, जम्मू वालों ने आपके मुद्दों पे और आपके प्रोमिसेस पे वोट दिया है। आप जनाब अपनी बात कीजिए, जो वादे करके आपने लोगों से वोट दिए हैं उन वादों की बात कीजिए। एनसी के मैनिफेस्टो के बाद वो लोग करेंगे जिन्होंने एनसी को वोट दिया है, वो उनसे सवाल जवाब कर लेंगे, वो उनसे पूछ लेंगे, वो उनसे जवाब भी ले लेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जिन बातों पे आप जम्मू के लोगों से वोट लेके आए हो, जो आपने जीतने से पहले बोला था कि जनाब हम जीतेंगे तो ये करेंगे, आप उनकी बात असेंबली में उठाएंगे तो ठीक रहेगा और मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन जिन बातों पे वोट लेके आए हैं, उन बातों को छोड़ के आप एनसी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उन लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप पे ये इल्जाम लगते हैं कि जो आपकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बार 28,000 जॉब्स देंगे, वो जॉब्स भी वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जॉब्स के भी झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आउटसोर्सिंग कंपनीज रखी हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए देखिए ये जॉब नंबर्स बता रहे हैं। देखिए, वादा इन्होंने किया था 2 करोड़ नौकरियों का हर साल देंगे, उसका क्या बना? कितनी नौकरियां इन लोगों ने दी? 2 करोड़ नौकरियों का वादा था इन लोगों का। इनका वादा था कि हम काला धन लाएंगे, इतना धन लाएंगे कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। इतना पैसा है स्विस बैंक में पड़ा हुआ, इन्होंने इतनी करप्शन की है। कहां गया वो? लाने के बजाय हमारे जम्मू, हमारे भारत का पैसा नीलम मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया। हमारा पैसा ये नहीं बचा पाए। अगर ये हमारे लोगों के पैसे को ही बचा लेते ना, काले धन के चक्कर में छोड़ देते, जो अपने जुमले वादे किए थे हमें नहीं ला के देते, 15 लाख नहीं देते, वही पैसा बचा लेते, हम सोचते कि जनाब आपने यही बहुत बड़ा काम किया। आप वो नहीं बचा पाए। आपने बोला था जब हमारी सरकार आएगी अब की बार मोदी सरकार महंगाई पे होगा बार। क्या बार हुआ महंगाई पे? आज देखिए महंगाई कितनी ज्यादा है, हर एक चीज में देखिए रेट कितना बढ़ गया। उस समय का रेट और आज का देखिए। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा था, इन्होंने बोला पेट्रोल आते ही हम 34 रुपए लीटर, 35 रुपए लीटर कर देंगे। कितना है आज रेट वहां पे? हर एक चीज में इन्होंने ठगा, हर एक चीज को लेके इन्होंने झूठ बोला, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए। और लास्ट में इन्होंने ये भी माना कि ये एक चुनावी जुमले होते हैं, ये जुमलेबाजी की जाती है वोट लेने के लिए। तो जनाब, जो ये बोलते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो इनकी विचारधारा है ना, इलेक्शन से पहले
वोट लेने से पहले इनकी विचारधारा कुछ और होती है और वोट लेने के बाद कुछ और होती है। सरकार बनाने के लिए इनकी विचारधारा कुछ और होती है और सरकार बनने के बाद भी इनकी विचारधारा कुछ और होती है। आपने बात कटरा रोपवे की, लेकिन सीएम साहब ने जब एनएलयू पे बड़ी डिमांड थी कि एनएलयू जम्मू में दी जाए, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि अगर हम एनएलयू यहाँ पे दे दें वो आप उसको भी बंद करा देंगे, कल को मुस्लिम बच्चे उस पर आए। जो कटरा एमबीबीएस कॉलेज बंद हो उसको किस तरह देखते हैं और एनएलयू की डिमांड को किस तरह देखते हैं? देखिए, कटरा मेडिकल कॉलेज बंद होना ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और शर्मनाक बात है। ये मैं नहीं, पूरा हर एक आदमी इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। इवन कि हमारे महाराजा करण सिंह जी ने भी इसके ऊपर उनका बयान आया कि मैंने आज तक कॉलेज के लिए प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को देखा, कॉलेज लेने के लिए जद्दोजहद कर, लेकिन पहली बार प्रोटेस्ट देखा कि कॉलेज बंद करने के लिए, और बंद करने के बाद ढोल नगाड़े बजाएंगे, मिठाइयाँ बांटेगी। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम लोग इन पॉलिटिकली विक्टिम बन चुके हैं, इन पॉलिटिकल लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। ये जैसे हमें नचाते हैं हम नाचने शुरू हो जाते हैं और हम इसमें ये भी नहीं सोचते कि इसमें हमारा भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आज वो मेडिकल कॉलेज जनाब बंद हो गया जिसके 300 करोड़ की लागत से जो मेडिकल कॉलेज चलने वाला था। आज अगर किसी एक कम्युनिटी के लोग बच्चे वहां पे सिलेक्ट होके आए हैं तो अगले साल हो सकता है सिनेरियो चेंज हो जाता, हो सकता है जम्मू के ज्यादा डोगरे वहां पे आ जाते सिलेक्ट होके। लेकिन कॉलेज बंद करना क्या एक ऑप्शन था? क्या कॉलेज बंद करके ही ये चीजें हल हो सकती थी? अगर ये चीज यही राजनीति जब तक हम लोगों को समझ नहीं होगी तो ये लड़ाएंगे हम लोगों को बंटवाएंगे सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। ये मैं इसकी जितनी कड़ी निंदा कर सकूं इस मसले की उतनी कम है। और जो ये किया गया हम जम्मू वालों के साथ, हम जम्मू कश्मीर वालों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। सिर्फ चंद लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये बताइए कि अब जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो भी अब मज़हब का शिकार हो गई। किस तरह देखते हैं? कल को जब हमारी अगली जनरेशन आएगी वो क्या सोचेगी इस तरह का माहौल बना देश में? देखिए, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये मैं आपको बोल देता हूँ, ये गलत और सही से उठ के एक शब्द और होता है खतरनाक। जो गलत और सही से ज़्यादा बुरा होता है उसको खतरनाक बोलते हैं। और ये खतरनाक चीज़ है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। जब धर्म के नाम पे जब पढ़ाई की जाएगी ना, धर्म के नाम पे जब स्कूलों में एजुकेशन दी जाएगी ना, वो बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे सोचिए वो क्या करेंगे। जिनके दिमाग में आपने ये फतूर डाल दिया धर्म का, और जब वो स्कूल से वो चीज़ लेके घूमे, धर्म है क्या? धर्म मुझे समझ नहीं आती, धर्म शब्द क्या है? आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो आपका धर्म है। एक स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है, वो ईमानदारी से स्कूल में पढ़ रहा है, उसका धर्म वो है। एक पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, उसका धर्म वही है। डॉक्टर अगर अच्छे ईमानदारी से पेशेंट को चेक कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, उसका धर्म वो है। धर्म उसको बोला जाता है। लेकिन जब ये बंटवारे के नाम पे धर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया स्कूल के बच्चों में, और सोचिए, एक मिनट के लिए सोचिए, जब इस सोच के साथ पढ़ के एक बच्चा डॉक्टर बन के निकलेगा तो जब वो पेशेंट चेक करने लगेगा तो वो पेशेंट चेक करने से पहले उसका धर्म पूछेगा। फिर धर्म के हिसाब से वो अगर इलाज करने शुरू हुआ तो क्या होगा? अगर एक पुलिस वाला जब कोई भी उसके पास क्रिमिनल आएगा या कंप्लेन लेके आएगा, अगर वो धर्म के नाम से उसको ट्रीट करने शुरू हो गया तो वहां पे क्या होगा? एक आर्मी ऑफिसर धर्म के नाम पे अगर अपनी ड्यूटी देने शुरू हो गया, क्योंकि अगर वो उस एजुकेशन से निकला है तो ये एक देश के लिए हानिकारक होगा, देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। आने वाले वक्त में देश का बंटवारा और देश का टूटना इसी से होगा। हमें जनाब एजुकेशन से इन चीजों को गेट के बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि एक हिंदू आप हैं, एक हिंदू वो है जो भगवा झंडा पकड़ के अगले को बोलता है कि जय श्री राम बोलो। अब आप सही हिंदू हैं या वो सही हिंदू जो अगले को जबरदस्ती बुलवा? देखिए, मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, भगवा कलर, बलिदान को भगवा बोला गया है, सैक्रिफाइस को भगवा बोला गया है। जब हमारी देश की आजादी के लिए लोग कुर्बान हुए, शहीद हुए, तो भगवा कलर अपने माथे पे बांध के वो निकले थे। जब एक आदमी सन्यास लेके अपनी घर गृहस्थी छोड़ के ऊपर वाले की शरण में जाता है तो वो भगवा पहन के जाता है। भगवा से पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती, भगवा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवा पहन के
आप लोगों को डराएंगे, भगवा पहन के लोगों को मारेंगे, भगवा पहन के आप दूसरों के धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं भगवा का अपमान है। भगवा साधु संतों ने पहना, भगवा देश के बलिदान देने वाले क्रांतिवीरों ने पहना। इस भगवा को बदनाम करने की कोशिश मत करो। जो भी हिंदू है, जो भी देशभक्त है, जिसने कुर्बानी दी है, वो इस भगवा को जानता है। हम जानते हैं इस भगवा की इंपॉर्टेंस क्या है। तिरंगा झंडा में भी भगवा सबसे ऊपर रहता है। सूरज जब निकलता है ना, तो सूरज जब निकलता है तो उसके निकलने से पहले आकाश का रंग देख लेना कैसा होता है, वो भी भगवा होता है। भगवा एक सम्माननीय चीज है। तो लेकिन वो लोग, मैं फिर बोलूंगा, जो लोग भगवा के नाम पे लोगों को मारने का काम करेंगे, जो लोग भगवा के नाम पे लोगों के बीच में आतंक फैलाने की बात करेंगे, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, वो किसी जाति के नहीं हो सकते। भगवान ने जनाब सैक्रिफाइसेस सिखाए हैं, भगवान ने सबको समेटा है, भगवान ने सबको अपने साथ लेके चलने की बात की है। भगवा शांति का एक मैसेज देता है, भगवा आतंकवाद नहीं फैलाता। लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से अभी आवाज़ें उठ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप उसके सपोर्ट में या अपोज? देखिए, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदुस्तान में ये हमने इसको भी धर्म के साथ जोड़ दिया। जिस चीज को हमने धर्म के साथ जोड़ दिया, वो उसमें विवाद आया, उसमें एक विवाद बन गया। पाकिस्तान में रहने वाला हर एक पाकिस्तानी है, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है, चाइना में रहने वाला चाइनीज है। हर एक कंट्री में रहने वाला एक उसकी पहचान से जाना जाता है। हम हिंद महासागर के पास बसने वाले लोग, हम हिंदू हैं, हिंदी बोलते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन जब इसको धर्म के साथ जोड़ा गया तो दूसरे धर्म के लोगों ने इसको अपनाने से मना कर दिया। लेकिन अगर इसको राष्ट्र के नाम से जोड़ा जाता तो शायद हर एक अपनाता और बोलता कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। लेकिन धर्म के साथ जोड़ के दूसरे धर्म के बीच में एक डिस्प्यूट डाला गया, फिर फूट डाली गई, फिर भेदभाव किया गया, फिर जात पात की गई, जिसकी वजह से आज ये फसाद पड़ गया। हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? हम आगे हिंदुस्तानी हैं। कौन कहता है हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? कौन कहता है हम भारतीय नहीं हैं? और धर्म के नाम पे एक बात याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूं, जो देश धर्म को के नाम पे चलने की कोशिश की, जात पात के नाम पे कोशिश की, कट्टरवाद पे चलने की कोशिश की, वो देश खत्म हुए। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लीजिए, धर्म और जात पात के नाम पे चला, खत्म हो गया। बांग्लादेश चला, खत्म हो गया। नेपाल को तो हिंदू राष्ट्र बोला जाता था ना, क्या हालत हो गई उसकी? देखा आपने कितना वहां पे लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो शहर तहस नहस हो गया। जो डेवलप्ड कंट्री है वो पॉलिसीज के तहत चलती हैं, जात पात और धर्म के नाम पे नहीं चलती। अमेरिका को ले लो, उनकी एक पॉलिसी है। अब जापान को ले लो, उनकी पॉलिसीज हैं। चाइना को ले लो, जर्मनी को ले लो, ये एक पॉलिसी के तहत चलते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमारी भी बड़ी अच्छी पॉलिसी इंटरनेशनल। तो अच्छी बात है, अगर आप पॉलिसीज पे चलेंगे तो देश डेवलप करेगा। अगर वो एक पॉलिसी को लेके, देश की डेवलपमेंट की पॉलिसी को लेके चलेंगे तो वो देश डेवलप करेगा। लेकिन जब जात पात और धर्म के नाम पे इस देश को चलाने की कोशिश करोगे तो ये देश टूटेगा। ये भाजपा का ये एक नारा दिया हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। आप सुनते होंगे ये नारा, बटेंगे तो, और ये सही है, ये रियलिटी है। लेकिन वो रियलिटी को लिमिटेड सोच रहे हैं। ये देश जब जब बटा तब तब कटा, आप देखिए। और ये शायद वो नारा हिंदुओं के बीच में देते होंगे कि हम हिंदू जात पात में बटेंगे तो हम कट जाएंगे। लेकिन जनाब, ये देश जब हिंदू मुसलमान में बटा तो कटा। हम लोग जब गुलाम थे, जब बटे, हिंदू मुसलमान में बटे तो पाकिस्तान हमसे चला गया, बांग्लादेश हमसे चला गया, पीओके हमसे चला गया, बलोचिस्तान, गिलगित, ये सब कुछ हमसे चला गया। ये हमारा अखंड भारत था, ये भारत का एक हिस्सा था। लेकिन जब हिंदू मुसलमान में बटे तो ये हमसे अलग हो गए। आइए कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं जात पात के नाम पे, आइए पीर पंचाल को अलग करने की बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे, आज जम्मू को अलग करने की बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लेह लद्दाख को। जनाब, इस देश को अगर एक रखना है, इस देश की खूबसूरती ये है कि यहां हर धर्म, हर जाति, हर बरादरी का आदमी रहता है और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास की अगर बात करते हो तो उसमें हर जाति, हर धर्म, हर बरादरी आती है।
आप उन सबको साथ में लेके चलोगे तो ये डेवलप करेगा देश। अगर इसको बंटवारा करने की कोशिश करोगे हिंदू मुसलमान के बीच तो इसके और टुकड़े होंगे। कब रुकोगे और कितने टुकड़े करने के बाद रुकोगे जनाब? आप किस किस राज्य को अलग करोगे, किस किस एरिया को, किस किस पंचायत को उनके वोटरों के हिसाब से, जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बांटने की कोशिश करोगे? ऐसे ही बांटते रहे तो ये अखंड भारत का सपना आपका तो पूरा नहीं होगा, लेकिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये बताइए कि आपने कहा कि इनके साथ लोग नहीं है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं? अभी कश्मीरी लोग बाहर कुछ काम करने जाते हैं, वहाँ उनको हैरेस किया जाता है, भगवा लेके उनको हैरेस किया जाता है। वो कौन लोग हैं? वो किस तरह होते हैं मैनिपुलेटिव? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर को बाहर की स्टेट्स में और पूरे हिंदुस्तान में कैसे दिखाया गया, कैसे रिप्रेजेंट किया इन लोगों ने। इन्होंने बोला कि जब तक 370 था इस देश में हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता था। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का, यहां देशभक्ति नहीं थी, यहां भारत माता की जय नहीं बोली जाती थी, यहां पे नेशनल एंथम नहीं बोला जाता था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब हम पैदा हुए थे स्कूल में जब जाना शुरू हुए तो प्रेयर में नेशनल एंथम बोला जाता था और हम खड़े होकर उसका सम्मान करते थे। कोई भी स्कूल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, और लेह लद्दाख का, ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमारे देश का झंडा नहीं फहराया जाता था। क्या था कहीं? क्या कश्मीर में भी ऐसा कोई स्कूल था जहां 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन परेड नहीं होती थी और वहां पे उस तिरंगे झंडे को सलामी नहीं दी जाती थी? लेकिन इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, इन्होंने बोला कि ये जनाब 370 टूटने के बाद ही झंडा फहराया गया है। तिरंगा रैली इन्होंने ऐसे निकाली जैसे इससे पहले झंडे में तिरंगे लहराए ही नहीं जाते थे। ऐसे दिखाने लगे कि जनाब 370 टूटने के बाद और स्टेट तोड़ने के बाद ही आज झंडे लहराए जा रहे हैं। आज ही हमारे यहां पे नेशनल एंथम गाया जा रहा है, आज ही हमारे यहां पे झंडे के सम्मान के लिए परेड नहीं निकाल, क्या इससे पहले नहीं होता था? ये चीज इन्होंने पूरे देश में ऐसे फैलाई कि हमारे लोगों की बाहर एक पहचान बन गई कि जनाब ये एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, ये देश के तिरंगे का सम्मान नहीं करते, ये हमारे नेशनल एंथम का सम्मान नहीं करते, ये वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते। ये सोच बाहर के लोगों में ये बना चुके हैं और ये खतरनाक है। और इनको लगता है कि हम सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम करेंगे तो जनाब एक बात याद रखिएगा, अगर आप दूसरों के घर जला के आग सेकने की कोशिश करोगे तो कल को आपके घरों में भी आग लगेगी। आप भी उस दौर से गुजरेंगे। आपने जो माहौल बना के जम्मू कश्मीर के लोगों का बाहर दिखाया है वो पूरे जम्मू कश्मीर का बना के दिखा दिया आपने। उसमें आप लोग भी आते हैं, कभी ना कभी सत्ता से ये लोग भी हटेंगे। इनके खानदान के लोग जब सियासत सत्ता से हट जाएंगे, कभी ना कभी भाजपा से हट के आम आदमी की तरह इनके परिवार की आने वाली कोई पीढ़ी जब जीने लगेगी ना, तो उनको भी उसी तरीके से जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाएंगे उसको भी उसी चश्मे से देखा जाएगा जो चश्मा आपने बाहर के लोगों पे पहना दिया है जम्मू कश्मीर के लिए। इसीलिए सियासत चमकाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर का स्टेटस, अपने जम्मू कश्मीर का लेवल इतना मत गिराइए बाहरले देशों में। आपने इंटरव्यू के पहले ही बात की वाजपेयी साहब की, लेकिन जो आज की सियासत है, जो पीएम मोदी की भाजपा है, उसको किस तरह देखते हो? सियासत किस तरह हो रही है देश में? देखिए, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी का एक कद रहा है सियासत में। उन्होंने सत्ता के लिए मोल भाव नहीं किया, सरकारें नहीं तोड़ी, लोगों को नहीं खरीदा, उनके ऊपर एजेंसियां नहीं फेंकी, किसी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए किसी एजेंसी का प्रेशर नहीं डाला, और किसी भी आदमी को जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते रहे इलेक्शन से पहले, ये रेपिस्ट है, ये क्रिमिनल है, ये करप्शन में फंसा है, और बाद में उसी को अपनी सरकार के बीच में लेके मंत्री का ओहदा दे के गले में पटका डाल के उसको आपने क्लीन चिट दे दी। ये पहले नहीं होता था। पहले एक सिद्धांत थे, असूल थे। जिन असूलों की बात करते हैं ना, आज वो असूल नहीं रहे हैं। आज ये सत्ता के लिए कहीं भी किसी हद तक भी गिर सकते हैं ये लोग। उस समय नहीं था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता छोड़ दी थी, लेकिन किसी को खरीदा नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता छोड़ सकता हूं लेकिन किसी को खरीदूंगा नहीं, मोल भाव नहीं करूंगा। वो फिर से लोगों के बीच में गए, फिर से लोगों का समर्थन दिया और सरकार बनाई उन लोगों ने।
लेकिन ये आज रातों रात खरीदने की, तोड़ने की, बेचने की, प्रेशर करने की राजनीति की जाती है। हर छोटे छोटे लेवल पे जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति की जाती है। मोदी साहब एक विजन लेके चले हैं, शायद वो धर्म का विजन भी है, ठीक है, मैं उसको भी बुरा नहीं मानता, लेकिन धर्म जनाब धर्म किसी को तोड़ना नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। हर एक इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, आप मानिए। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप अपने धर्म को मानने के लिए दूसरे के धर्म के ऊपर उंगली उठाइए। हमें जिम्मेदारी लोगों ने अपने पर्सनल मुद्दों के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए दिए हैं। मंदिर जाना मेरा पर्सनल अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मस्जिद जाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर राजनीति क्यों? इसके ऊपर सियासत क्यों? सियासत करनी है तो जनाब अपने एरिया की सड़कों पे कीजिए। लेकिन एक सवाल मुझे याद आया इस पे, जब अपने मंदिर की बात की, इलेक्शन के दौरान इन्होंने एक स्लोगन दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, उसको किस तरह देखते हैं आप? भगवान श्री राम ने सृष्टि को लाया है। हम कौन होते हैं? हमारी औकात क्या है? हमारा वजूद क्या है? इस यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, उसके बीच में हम एक रेत के तिनके के बराबर नहीं है। हम लाएंगे भगवान श्री राम को, हम लाएंगे, हमारा वजूद है भगवान श्री राम को लाने। तो जो बीजेपी बोल रही थी वो क्या बोल रही थी? जनाब वो मैं नहीं जानता। उन्होंने इस समाज को लाया, उन्होंने सृष्टि रची। कई युग आए, कई चले गए, ये भी चला जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। भगवान की मर्जी से हुआ, उनकी रची हुई सृष्टि से हुआ। भगवान श्री राम ने विष्णु के अवतार थे, वो उन्होंने जन्म लिया सृष्टि पे, और ऐसा अपनी लाइफस्टाइल चुनी जिसमें कष्ट ही कष्ट थे। राजा बनने से पहले सुबह पता चला कि दूसरे दिन सुबह राजा बनना था, और रात को उनको वनवास मिल गया 14 साल का, रात को उनको वनवास जाना पड़ा। ऐसे आज की राजनीति में अगर होता ना कि सुबह राजा बनने वाला है, कोई सीएम बनने वाला है, और रात को उसको अगर आदेश दिया जाता कि भाई तुम कल चीफ मिनिस्टर नहीं बनोगे, तुम्हें आज ही 14 साल के वनवास के लिए जाना है, जनाब वो उसका कत्ल कर देता, वो उसको ही उठवा लेता। लेकिन खुद चीफ मिनिस्टर जरूर बनता। वो भगवान श्री राम थे जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया सिर्फ अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए। 14 साल वनवास भुगता, 14 साल वो दर दर की खोट। भगवान थे वो, अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चुन सकते थे, लिख सकते थे कि मैं सारी उम्र राजा बन के रहूं, सारी उम्र राजपाट करूं, लेकिन ऐसा लाइफस्टाइल उन्होंने चुना कि लोगों को लगे कि दुख और तकलीफ सबको आती है, लेकिन दुख और तकलीफ में अपने आप के असूलों के साथ सौदे नहीं किए जाते। कुर्सी के लिए, राजपाट के लिए अपने माता पिता और अपने असूलों को नहीं छोड़ा जाता। अपने धर्म को निभाने के लिए, अपनी बीवी की रक्षा करने के लिए समुद्र पार जाके अगर उससे लड़ाई करनी पड़े तो वो की जाएगी। और सिर्फ रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम लंका पे कब्जा कर सकते थे। राजा तो मार दिया था, लेकिन रावण को मारने के बाद लंका के बीच में पांव तक नहीं रखा भगवान श्री राम ने, उस नगरी में तक नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, और वहां के ही आदमी को, विभीषण को वहां की राजगद्दी दी, लो संभालो। लेकिन आज एक देश पे दूसरा देश हमला करता है, हो सकता है किसी रंजिश से करता है, वहां की आर्मी से लड़ाई होगी, लेकिन जब वो लड़ाई खत्म हो जाती है उस इलाके पे कब्जा कर लिया जाता है, अपनी सरकार बनाई जाती है, अपना दबदबा बनाया जाता है, वहां की लोकल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन भगवान श्री राम ने वो नहीं किया था। वहीं के लोगों को, वहीं का चुना हुआ राजा वहां को दे के आए थे। एक वो चाहते तो बड़े बड़े राजे महाराजाओं की सेना बना के रावण के ऊपर लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक गरीब आदमियों की, बानरों की सेना बना के हमला किया उसके ऊपर और विजय प्राप्त की। हमें जनाब भगवान श्री राम की अगर हम बात करते हैं तो उनकी विचारधारा को, उनकी जीवनी को समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उनके जीवन को, जिस तरीके का उन्होंने जीवन जिया। तो ये भाजपा वाले हिंदू नहीं है क्या, सही वाले? देखिए, जो हिंदू के घर में पैदा हुआ, जिसके माता पिता हिंदू हैं और जिसका लास्ट में संस्कार होता है और अस्थियां विसर्जित की जाती हैं गंगा में, वो हर एक आदमी हिंदू है।
लेकिन बात है विचारों की। हिंदू धर्म के विचारों पे चलता कौन है? समझ रहे हैं यहां बात? रावण भी एक पंडित था, रावण एक पंडित था और बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन वो अपने कर्मों की वजह से मार खा गया। ठीक है, उस घर में हम पैदा होके हिंदू तो बन गए, हमारा संस्कार भी हो गया, हमें हमारी अस्थियां गंगा में विसर्जित भी कर दी गई। क्या हमने उस धर्म पे, सनातन धर्म पे चलने की कोशिश की है? आज का रावण कौन है? आज का रावण वो हर एक इंसान है जो लोगों की हित की बात नहीं कर रहा, जो धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे लोगों को डिवाइड कर रहा है, जो आदमी इस देश की रक्षा करने के बजाय, इस देश को बढ़ाने के बजाय लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। आज देश किसके हाथों में सुरक्षित है, राहुल गांधी या पीएम मोदी? देखिए, किसको चूज करें? देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि ये सत्ता बदलती रहती है, ये किसी की नहीं। आप किसको चूज करते हैं? मैं आपको बताता हूं, या पीएम मोदी? ये सत्ता कभी किसी की नहीं रही। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आज देखिए कहां है कांग्रेस। आज अपने वजूद को बचाने की एक लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहां से, जीरो से स्टार्ट किया नरेंद्र मोदी साहब ने। आज वो एक पोस्ट पे है और पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की तरफ से, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बजता है। जैसे भी है, आज नाम जाना जाता है, उन्होंने मेहनत की। राहुल गांधी उस परिवार से आया जिन्होंने सारी उम्र सत्ता देखी, सारी उम्र उनकी फैमिली प्राइम मिनिस्टर रही, और उनकी परिवार ने कुर्बानियां भी बहुत दी। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी जी को मार दिया गया, बहुत कुर्बानियां की इनके परिवार की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी आज से 10-15 साल अगर पहले राहुल गांधी को देखते और आज के राहुल गांधी में देखते तो काफी फर्क आ गया। आज से 15-20 साल पहले जिस तरीके से राहुल गांधी जी बात किया करते थे ना, आज वो उस तरीके की बात नहीं है। जो विजन पहले था वो आज नहीं है। और ये किस तरीके से हुआ? ये अपोजिशन वालों ने उसे तैयार किया, ये भाजपा वालों ने उनको तैयार किया। भाजपा वालों ने उसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए, इतने अटैक किए, इतने हमले किए, मीडिया के थ्रू इतनी उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, इतने वार हुए। मैं कहता हूं जनाब, उसकी जगह कोई और होता, सरेंडर कर गया होता, लेकिन वो खड़ा रहा। मैं इस चीज के लिए राहुल गांधी जी की सराहना करना चाहूंगा। इतनी अपोजिशन होने के बावजूद भी क्या क्या नहीं बोला गया। पप्पू बोला गया, उसके खानदान पे उंगली कीचड़ उछाला गया, इंदिरा गांधी जी पे बोला गया, उनके राजीव गांधी जी पे, नेहरू पे बोला गया, उनकी मां पे बोला गया। किस हद तक, किस लेवल पे घिर के राहुल गांधी को तोड़ने के लिए कितने घटिया लेवल तक सियासत की गई, लेकिन राहुल गांधी फिर भी खड़ा रहा। मैं इस चीज के लिए उस आदमी की दाद देता हूं। पूरा मीडिया हिंदुस्तान का उसके खिलाफ हो गया, लेकिन वो बंदा आज भी खड़ा है। और वो रगड़ रगड़ के वो पत्थर था, इसी भाजपा वालों ने उसे रगड़ रगड़ के आज एक पहचान दे दी है। आज मैं कहता हूं वो एक सुलझा हुआ, समझदार और एक विजनरी लीडर है। आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि जो आज राज कर रहा है कोई दूसरा आएगा वो देश नहीं संभाल पाए। जो इससे पहले रहे उन्होंने भी देश चलाया। कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता है, मुझे पता है वो भी देश चला सकेगा, और शायद हो सकता है इससे बेहतरीन चला सके। आज आपके ऑप्शन बेस्ट कौन सा आप चूज करेगा, राहुल गांधी, पीएम मोदी? देखिए, इसके ऊपर तो अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं सही बोलता हूं। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी, और इसकी वजह कुछ और नहीं है। अभी मैं सच बोलता हूं, प्रधानमंत्री की लिस्ट में, और मेरा अपना आइडियल जिसको मैं मानता हूं, मेरे आइडियल हमेशा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर हम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखें, मुझे आज तक इनकी कैटेगरी में कोई भी नहीं दिखा। ना मैं राहुल गांधी जी को ले सकता हूं, ना मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ले सकता हूं। एक आखिरी सवाल ये है कि आप जब पहली बार एमएलए बने, इस बार आप, इससे पहले आप मुलाजिम थे, कैसे आप सियासत में आए? देखिए, सियासत में भी मुझे इस पॉलिटिक्स नहीं लाया। ये सियासत बहुत खतरनाक चीज है, ये आपको तोड़ने की कोशिश करती है। अगर आप स्टैंड ले लेते हैं तो यही आपको बनाती भी है। मैं इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले मैं आश्रम में रहा करता था। मैं श्री श्री रविशंकर जी की आश्रम में बेंगलोर में रहा हूं 1.5 साल। वहीं रहा, उनके साथ रहता था, वहां काम करता था, श्री श्री पंचकर्मा में काम करता था। फिर यहां से गवर्नमेंट जॉब में आया, और वहां पे समाज सेवा की जाती थी, लोगों के साथ मिलके चलते थे, कैंप्स लगते थे, वहाँ किचन में काम किया जाता था। मुझे वहाँ से एक मेरी सोच बनी,
सोशल सर्विस करने की। गवर्नमेंट जॉब में आके भी मुझे वो लत लगी थी लोगों की सेवा करने की। मैं फ्री मेडिकल कैंप्स लगाता था, कहीं किसी की शादी होती थी वहाँ कुछ ना कुछ अपने से करने की कोशिश करता था, कहीं मंदिर बनाने में कोशिश करता था। ये मेरा दिल के अरमान थे और शौक़ था। मैं आज भी करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा मरते दम तक। और मेरी सोच है, मेरा दिल की ख्वाहिश है कि मैं आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। वो उसी आश्रम में फिर से जाके घर गृहस्थी से दूर हो गए उस आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताऊँ, वो मुझे शौक़ था। ये चीज़ें वहाँ के एमएलए को नहीं पची, उनको लगा सियासत हो रही है। क्योंकि आज चश्मा ही वही है ना, अगर आप किसी के लिए बोलोगे तो लोग बोलेंगे लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कहीं समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बोलेंगे हाँ ये इलेक्शन लड़ने के चक्कर में, क्योंकि हम उसी नज़रिए में देखते हैं। और जबकि वो होता नहीं है। उस नज़रिए से उन्होंने मुझे देखा और उसी नज़रिए से वो मेरे साथ एक रंजिश निकालने लगे। कभी मुझे जॉब से टर्मिनेट करवा दिया जाता। कौन थे वहाँ पे? XMLA साहब हमारे जीवन लाल जी। कभी वो मुझे टर्मिनेट करवा देते थे। आप किस में जॉब करते हैं? मैं NRHM में था। ठीक। कभी वो मुझे निकलवा देते थे, कभी मेरी सस्पेंशन निकलती थी, कभी मेरी सैलरी बंद हो जाती थी, कभी मेरी शोकास नोटिस निकाले जाते, कभी फ़ोन करके मुझे धमकियाँ दी जाती थी। मैं वो इंसान हूँ ना, मुझे प्यार से आप बोलोगे मैं जान दे निकाल के रख दूंगा, मैं अपना दिल अपने हाथों में निकाल के आपको दे दूंगा अगर आप प्यार से बोलोगे। लेकिन आप जोर ज़बरदस्ती और डंडे के जोर पे और डरा धमका के और दाड़े से अगर मुझे चलाने की कोशिश करोगे तो जनाब भूल जाइए आप, वो रामेश्वर सिंह ठाकुर नहीं है, वो झुकेगा नहीं, वो मर जाएगा। मैंने स्टैंड रखा, गवर्नमेंट जॉब में रह के मेरे साथ होता रहा। उस वक्त सरकार थी, भाजपा सरकार में थी, उनका डिप्टी CM थे, उनके पूरे मिनिस्टर्स थे उनके। मैं उस समय भी नहीं झुका, मैं खड़ा रहा। मैंने कहा ठीक है जैसे भी होगा। लेकिन वो चीज़ें बढ़ती गई, जब बढ़ती गई इतना ज़्यादा हो गया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया उन चीज़ों से। और एक वक्त ऐसा था जब मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी मुझे सुसाइड करने का भी आता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, इतना ज़्यादा मैं उस चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन फाइनली मुझे लगा कि अगर यार मरना ही है तो कुछ करके मरते हैं ना, एक जवाब देंगे इन सियासतदानों को। सियासत इनके घर की तो खेती नहीं है कि जो मन करेगा मुंह उठाएगा और बोलने। मैंने कहा इनको जवाब दिया जाएगा, अगर मरना ही है तो सर उठा के मरेंगे, जवाब दे के मरेंगे। और मेरा इलेक्शन लड़ने का मतलब हार या जीत से नहीं था, मैं आपको सही बोलूं। मुझे लगता था कि यार भाजपा इतनी बड़ी सरकार है, पूरा देश चलाती है, इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना नामुमकिन सी बात है। लेकिन इनको जवाब दूंगा इस मंच पे आके, मैं इस सियासत के मंच पे ही इनको जवाब जरूर दिया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो MLA और मिनिस्टरों से मिलने के लिए 4-4 घंटे उनके घर के बाहर खड़े रहता है, मैं वो इंसान था जो इनसे मिलने के लिए, इनसे अपॉइंटमेंट लेके 4-4 घंटे बाहर खड़ा रहता था, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मिलते थे। मैंने कहा एक आम आदमी की क्या ताकत होती है, इनको जरूर दिखाएंगे। मैंने सियासत में उतरा, इनको जवाब दिया गया और वो लोग पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का मैं सिर झुका के, उनके पांव में अपना सिर झुका के उनको सल्यूट करता हूं, जिन्होंने एक स्टैंड लिया। जो लोग तंग थे, जम्मू के भी काफी सारे लोग तंग थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैंड नहीं ले पाए, वहां तक बात नहीं पहुंची। लेकिन बनी के लोगों ने वो स्टैंड लिया। उन्होंने बोला अगर हम इससे तंग हैं तो इसके खिलाफ एक फैसला है जो हम करके दिखाएंगे। और उस इलेक्शन में जनाब मुझे हराने के लिए पूरा सेंटर लग गया था। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी मेरे खिलाफ उतर गए कैंपेनिंग के लिए, एक आम आदमी के लिए जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसकी कोई सियासत की कोई पहचान नहीं थी, जिसका सियासत का कोई नॉलेज नहीं था, एक आम आदमी को हराने के लिए अमित शाह जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे, चीफ मिनिस्टर उतरे राजस्थान के, उत्तराखंड के, MP, इनका संगठन दिन रात मेहनत में लग गया कि इस आदमी को हराना है। लेकिन जनाब मैं सल्यूट करूंगा फिर भी मेरी जनता को, जिन्होंने उनके फैसले को, उनकी इस ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज मेरे पे जिम्मेदारी, आज जब मैं बोलता हूं तो मेरे पे जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की है, ना तो किसी पार्टी की है, ना किसी लीडर की है, ना मेरे पे एहसान किसी पार्टी का है, ना किसी लीडर का है। मेरे पे अगर किसी का एहसान है और किसी के बोझ तले दबा हूं तो इन लोगों के, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए। और मेरा दिन रात हर दिन यही कोशिश रहेगी कि उस एहसान का, उस कर्ज को उतारा जाए। इसलिए मैं बनी की बात करता हूं और अपने लोगों की बात करता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बात करने के लिए थे MLA बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह। इनसे बात की कैसे MLA बने और क्या कुछ इनके जीवन में हुआ, बजट सेशन पे बातचीत की और आर्जी मुलाजमीन के लिए बातचीत की। किस हद तक आप सहमत हैं कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा।